हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो और ये है पल्लवी और हम आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और ये हमारा रिव्यू है वुदरिंग हाइट्स का। जो सेटिंग है 16-17 सेंचुरी कंट्री साइड इंग्लैंड है। वहाँ पे एक वुदरिंग हाइट्स नाम का एक डार्क ग्लूमी डेजोलेट घर हुआ करता था, जिसमें एक बहुत ही टॉक्सिक पेरेंट हुआ करते थे। बहुत ही ओवरऑल भाई बहनों के बीच में काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप था। क्लास डिवाइड बहुत था। दैट इज व्हेन जेकब एलरॉडी का जो कैरेक्टर है, ही इज ब्रॉट इनटू द फैमिली इक्वेशन, बट ही इज अ पुअर बॉय। एंड क्योंकि उस जमाने में क्लास डिस्टिंक्शन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स वाज सो हाई एंड रैम्पेंट दैट ही वाज ऑलवेज मेड टू फील स्मॉल अबाउट हिमसेल्फ। ही वाज बीइंग बीटन बाय द फादर। बट उन दोनों के बीच एक काफी इंटेंस केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है, विच ऑब्वियसली वो दोनों टीनेज में मिलते हैं, तो इट स्टार्ट्स एज friendship and then it blossoms into full-blown love. But despite everything that happens, despite that abusive parent and all the things that are going bad with the family, the household, there is one thing that is there. जो मार्गो रॉबी का बचपन वाला कैरेक्टर है, and even the मार्गो रॉबी as an adult, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही प्रिविलेज्ड रही है और ये बहुत ही एविडेंट रहा है मूवी में। ऑब्वियसली जो मेकर्स हैं उनको ये वेरी टॉक्सिक वे, मतलब पैसे थे, they used to live in a hellish castle. If I may say. पैसे होके भी they used to live in a hellish castle और बाद में तो पैसे रहे भी नहीं। और पैसे नहीं होने की वजह से she used to start thinking कि मेरे को वो अमीर आदमी को फंसाना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करती भी है वो। प्रिविलेज के साथ साथ एक सेंस ऑफ सेल्फिशनेस भी होती है कि हर अच्छी चीज मुझे मिलनी चाहिए। So basically वुदरिंग हाइट्स का जो सेंट्रल प्लॉट है द नॉवेल, उसका भी कहीं ना कहीं वो ही थीम था, because this was obviously written at a time when there was a lot of heroes and a lot of villains in all the novels and literature as a whole. This novel is particularly considered a classic and revolutionary in the sense कि एक तो ये gothic और dark romance था, सेकेंडली वो जो ह्यूमन बींग्स का जो ये देर इज नो राइट और रॉन्ग, दैट देर आर सो मेनी ग्रे कैरेक्टर्स, दैट हम में भी कहीं शेड्स ऑफ ग्रे है। वही नॉवल पहली बार brings to the forefront वो जो complexity है relationships में, because revenge is a recurring theme and so is generational trauma and childhood abuse. तो क्या होता है ना, वो सब चीजों को कहीं ना कहीं इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, because both Kathy's character मार्गो रॉबी का जो बचपन है and Jacob's character which is Heathcliff, वो दोनों ही जो है ना बचपन में मिलते हैं। तो क्या होता है, Heathcliff's character becomes the fall guy for something that Kathy had done just to safeguard her from her monstrous father. And he keeps becoming the fall guy for her. And he continues being the fall guy for her throughout their childhood and even on to their adulthood. If you were rich. They have these really good-looking actors who are very popular also at the same time. इन दोनों पे इतना फोकस देने के लिए, इनके बीच में एक फोर्स्ड क्रैकलिंग केमिस्ट्री फॉर्म करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर था ऑन द डायरेक्टर एमरल्ड फेनेल, बिकॉज शी सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आल्सो दैट शी इज नॉट गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द बुक, दिस इज हर वर्जन ऑफ वुदरिंग हाइट्स। लिबर्टीज बहुत ज्यादा ले लिया है। और क्या होता है ना, जो द नॉवेल जिस चीज के लिए क्लासिक बना था वही क्लासिक elements को हटा दिया। There are a lot of steamy, highly sexualized, highly glamorized and sex scenes and making out scenes between both the characters. तो क्या होता है ना, उसके जो मेन जो प्लॉट्स है, जो अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है, जो उन जमाने में इंग्लैंड में अभी साइड में तो डेफिनेटली यस बहुत ज्यादा रैम्पेंट था, वो सब चीजों का ना बैक सीट ले लिया है। आई थिंक वो जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, जेलसी, एनवी, रिवेंज, रिडेम्पशन, गिल्ट, ये सारी चीजों ने एक बैक सीट ली, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेयर आई हैव रेड द बुक एंड ऑफ कोर्स आई हैव नाउ वॉच्ड द मूवी। बुक है वो स्टार्ट होती है, ये दोनों बचपन से दोस्त होते हैं, बड़े होते हैं, फिर दोनों अलग अलग जाते हैं अपने अपने रास्तों में, फिर से नेक्स्ट जनरेशन में जाके आपस में प्यार होता है, वो रिवेंज का साइकिल और क्रॉस जनरेशनल ट्रॉमा टूटता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये लोग छोटे से बड़े होते हैं, तो वहां पे जाके सॉर्ट ऑफ शी डाइज एंड द पाइनिंग फॉर ईच अदर स्टार्ट्स, एंड वो दो जनरेशन की स्टोरी एक ही साथ दिखा दी। इसमें जो उन लोगों ने ये जो एलिमेंट्स ऑफ BDS है, 17th century गर्ल फिंगरिंग हरसेल्फ एन ओपन फील्ड, ये सब चीजें ना बहुत फारफेच लगी मुझे, एंड इट ऑल्सो टेक्स अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग। द आइडिया वाज ओनली टू हाइपर सेक्सुअलाइज द कैरेक्टर्स, गो फॉर इट। या सो
ऑन दैट नोट आई वाज थिंकिंग कि मेरे को मूवी में पूरा टाइम देखने पे ना, एक तो बिगिनिंग में तो मूवी कुछ टाइम तक तो क्रिंज लग रही थी, फिर उसके बाद में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि इसके अंदर जो रोमांस दिखाया जा रहा है या जो कनेक्शन बिल्डिंग दिखाई जा रही है वो इंटेंस होगी या मेरे को रोना आ जाएगा या इमोशनल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि एडल्ट एक्टर्स से बेटर तो जो चाइल्डहुड एक्टर्स थे उन लोगों ने मच बेटर काम किया है, क्योंकि उनको देख के लग तो रहा था कि इनके बीच में कुछ इंटेंस एक केमिस्ट्री बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन एडल्ट एक्टर्स को देख के क्लियरली मालूम पड़ रहा था कि दे आर प्रोबेबली नॉट इवन कंफर्टेबल विद ईच अदर। They were supposed to be like these really young people, and Margot Robbie is someone who's in her mid-30s, and it shows on her face. And Jacob is much younger to her. That also reflects. The thing is, movie का theme था वैसा. They I think they have intentionally shown Margot as an elder to Jacob's character, because even when Jacob as a child was brought into the family, he was introduced as her pet. You cannot expect your pet to be older than you, especially if he's a human. There was this whole toxic and self-destructive, no accountability energy about her. जो book में ना, she was not so toxic. There was a scene towards the climax जो उसका husband है मूवी में प्रॉपर, ही इज दिस बिग शॉट, हॉट शॉट, वेलवेट कपड़ों का ये है, बिजनेसमैन है। वो उसके लवर को बोल रहा है मत जा अंदर जाके मत जा, देखने मत जा, आई एम लाइक व्हाट द हेल, इट वाज लाफेबल। आई वाज लाइक यू आर हर हस्बैंड, this woman has clearly been an adulteress in your life, and she is carrying your child and she's just died. Why would you care if her lover or the love of her life cannot handle it? तो ये सब चीजें ना resonate नहीं होती. It's not about modern storytelling or giving a modern spin to a classic. Sometimes it also has to add up. So at some points तो I was starting to feel कि ये मूवी एक्चुअली में धड़कन का रीटेलिंग है, वुदरिंग हाइट्स का नहीं, क्योंकि जैसे धड़कन के अंदर होता है कि शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी को रिजेक्ट करके अक्षय कुमार के पास चली जाती है बिकॉज सुनील शेट्टी हैड नथिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, फिर सुनील शेट्टी गायब हो जाता है कुछ सालों के लिए, वापस आता है एक अमीर आदमी बन के। एग्जैक्टली वैसा ही इस मूवी के अंदर भी होता है कि हमारी मार्गो रॉबी रिजेक्ट कर देती है जेकब एलोडी को और चली जाती है उस बिजनेसमैन के पास में। जेकब एलोडी चला जाता है 5 साल के लिए, आ जाता है वापस अमीर होके और फिर वो रिवेंज लेना स्टार्ट करता है मार्गो रॉबी पे, एग्जैक्टली इन धड़कन स्टाइल। एकदम एक वाइफ ले लेता है, उसको लेटर्स भेजने लगे, मतलब लिटरली मेरे को लग ही रहा था कि यार मैं अभी मेरे को बस ऐसा ही लग रहा था। इतनी ज्यादा मैंने बॉलीवुड मूवीज देख ली है कि मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का केमियो भी आ जाए। और मुझे सबसे बड़ी बात ये, नॉट टू ऐड टू दैट, मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, हम दिल दे चुके सनम याद है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा कि उसका पति हु इज एनीवेयर डोरमैट, एनीवेयर पुश ओवर इन द मूवी, ओके, हिज नेम इज एडगर, वो शायद आई थिंक ही वाज गोइंग टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देम टू रीयूनाइट। मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा होता है ना लास्ट में से हिंदी मूवीज में रो दो के फिर हो गया। दे हैव स्पॉइल्ड इट एंड दे हैव लिटरली बुचर्ड द ओरिजिनल। नाउ सम पीपल में से कि अरे ये तो, बट इट वाज नेवर, द इंटेंशन वाज नेवर टू रीटेल द क्लासिक एज। तुमने मेजर थीम्स को भी तो ड्रॉप कर दिया ना। द थिंग इज इफ यू आर टेकिंग द नेम ऑफ सम प्रॉपर्टी देन यू माइट एज वेल डू जस्टिस टू इट। तुम अगर वुदरिंग हाइट्स के नाम के पहले और आगे कोट्स डाल दोगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को लगेगा कि इट इज सपोज्ड टू बी वुदरिंग हाइट्स बट इट इज नॉट वुदरिंग हाइट्स। जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था दैट इज नॉट ट्रू, इट इज वुदरिंग हाइट्स बट नॉट इन द वे दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग और आर एक्सपेक्टिंग वुदरिंग हाइट्स की एक एक्चुअल मूवी टू बी। तो वैसे इस मूवी के एलिमेंट्स और इसके थीम, आर्ट डायरेक्शन, ये सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए और बात की जाए उनके बारे में, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया आर्ट डायरेक्शन था इस मूवी का। ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता है कि ये मूवी अपने थीम से अस्ट्रे हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप फ्रेम में देखोगे आपको हर एक एलिमेंट यही स्क्रीम करता हुआ मिलेगा कि ये मूवी सेट है 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी विक्टोरियन एरा इंग्लैंड में। उसके अलावा मैं कैमरामैन को भी एक सल्यूट देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया काम किया है। कुछ सीन्स में तो मेरे को ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं कल को एक मूवी बनाऊंगा तो मेरे को इस तरह के फ्रेमिंग्स चाहिए, क्योंकि एकदम बढ़िया से जस्टपोजिशन था उसके अंदर कि एक दरवाजे से एक विंडो दिख रही है, फिर उधर से लाइट आ रही है और उस लाइट के थ्रू एक सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पॉट पे वो लाइट जा रही है और वहां पे कैरेक्टर अपने ग्रीव कर रहा है। ये एक एक्चुअली very fine way of visual storytelling. this was very amazing to see. ये पैसा फूका है उन लोगों ने।
मतलब आप इंग्लैंड में प्रीमियर कर रहे हो, वहाँ यहाँ कर रहे हो, इट्स अ बिग बजट फिल्म। वो जो होता है ना, वो एलिमेंट ऑफ की पकड़ के रखना है ना। वी हैव वॉच टॉक्सिक लव ऑन बिग स्क्रीन इवन इन द पास्ट, है ना। इनफैक्ट कुछ तो बुक एडेप्टेशंस भी थी, जैसे कि द गॉन गर्ल, है ना, दैट वाज आल्सो टॉक्सिक लव, राइट। क्या स्टोरी थी, लाइक लिटरली नाउ वी have started looking at Rosamund Pike in a completely different light because of such iconic movies. ये वो मूवी नहीं है हमारे लाइफ के लिए। ये basically they could have literally taken all that money that they have pumped into this movie and its promotions and contributed towards global poverty, combating global poverty. But no, हमें ये बनाना था। It's completely ridiculous. Totally off-putting. But on that point, I would like to then add कि अगर ऐसा है कि अगर कोई मूवी अच्छी नहीं बनी है और उसका पैसा तुम ग्लोबल पॉवर्टी की तरफ भेज दो, तो मैं तो बोलता हूँ 99% ऑफ इंडियन मूवीज को बनाओ ही मत, सीधा सीधा ग्लोबल पॉवर्टी में वो पैसा डाल दो। एंड मुझे ये भी बताना है, जो मैंने नोट किया है, कि इस मूवी के अंदर काफी सारी सीन्स और काफी सारी फ्रेमिंग्स इस तरह से की गई थी कि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जानबूझ के उसके अंदर कैरेक्टर्स को एक बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखा गया है, या सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली द इंटेंशन वाज टू मेक रील्स आउट ऑफ द सीन्स एंड पार्ट्स ऑफ इट। अभी कल को ये मूवी जब थिएटर से चली जाएगी, ओटीटी में आ जाएगी, और ओटीटी में भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देख ली होगी, तो ऑब्वियसली इसकी मार्केटिंग करने का बहुत ही प्रोमिनेंट तरीका होगा कि इसके वर्टिकल वीडियोस बनाना, क्योंकि आजकल वर्टिकल वीडियोस बहुत चल रहे हैं, और वो वर्टिकल वीडियोस बनाने के हिसाब से ही इन लोगों ने फ्रेमिंग को इस तरह किया गया है जानबूझ के कि उसके वर्टिकल वीडियोस बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। Anyone who likes English literature, जिसने क्लासिक्स पढ़ा या इंटरेस्ट है, focus on the book. I found this movie completely totally off-putting. Okay, watch it. अगर Valentine's, okay, there is a lot of sex scenes, there is a lot of sexual tension, and there is a lot of toxicity. For anyone who digs toxic love and likes to see a lot of make-out sessions live on screen, watch it. Otherwise skip. इनफैक्ट आई वुड से कि इसमें इतना ज्यादा सेक्स सीन्स है ना कि इस मूवी को एक सॉफ्ट कोर पॉर्न ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि इंडिया में रिलीज करने के लिए इन लोगों ने सेंसरशिप भी काफी तगड़ी की है इसकी, वरना गारंटी इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूड्स तो गारंटी होते। But anyway, that said, we have a whole ton of videos coming out. ओ रोमियो का रिव्यू हो गया, देन तू या मैं का रिव्यू हो गया, and there is a third Hollywood movie also that we are planning on reviewing, so stay tuned and watch out for more such videos in this space. Bye bye.